हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से 60 तक डिस्कस करेंगे 2023 प्रीलिम्स पेपर। एंड क्वेश्चन नंबर 41 says which one of the following regions was Dhanyakatak which flourished as a prominent Buddhist center under the Mahasangikas located। So अगर ये सिर्फ यहाँ तक पूछा होता which one of the following regions was Dhanyakatak जिसमें यहाँ पे located है, अगर ये नहीं दिया गया था इन्फॉर्मेशन then it would be very difficult। कैसे? सी देखिए, यहाँ पे जो भी दिया गया है, यहाँ पे prominent Buddhist center बोला गया है under the Mahasangikas। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। हम ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, दिस इज वन टाइप ऑफ अ क्वेश्चन जो इस तरह के पैटर्न्स को रिपीट करता है यूपीएससी। कैसे? यहाँ पे क्या होता है, वी नो अबाउट गांधार कि यहाँ पे बुद्धिस्ट काफी ज्यादा प्रोमिनेंट था। दिस वाज स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ बुद्धिज्म। कलिंग वाज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट स्कूल क्योंकि कलिंग वाज आल्सो इम्पॉर्टेंट क्योंकि अशोक के टाइम में कलिंग वाज रियली इंपॉर्टेंट प्लेस जहाँ पे वी कैन सी बुद्धिस्ट सेंटर्स है। मगध वाज आल्सो प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर जहाँ पे है। वी सी की ये तीन जगहें जो थे, ये किसी सबको पता होगा कि ये तीन जगह जो है वो बुद्धिस्ट सेंटर्स हो सकते हैं। पर द थिंग इज ये कि इन तीनों में सबसे कॉमन है। पर ये आंध्र प्रदेश जो है, वो जो आंध्रा वाला रीजन था, आंध्रा वाला रीजन, सो दिस वाज अ डिफरेंट वन। ये अलग अलग दिया हुआ है, इन तीनों में से ये अलग दिया हुआ है। तो बहुत ज्यादा चांसेस था कि ये एक ऐसा ऐसा रीजन जो, देखिए एग्जाम हॉल में दिस बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि वी डोंट नो एंड देयर इज अ हिंडसाइड बायस कि हिंडसाइट में वी फील कि या ऐसा ठीक है हो सकता था। पर द वे वी हैव टू अप्रोच दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे क्या होता है, तीन जो ऑप्शन होते हैं वो एक तरह के होते हैं, और जो चौथा ऑप्शन होता है, यहाँ प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर बोला है और ये तीनों ही प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर होते अगर होता तो। बट यहाँ पे आंसर क्या है कि ये चौथा वाला अलग दिया हुआ है। एंड वन वुड फील कि ये इसका क्या कोई आइडिया नहीं होता है, हमें जनरली ये धान्य कटक का और आंध्रा का उतना आइडिया होता नहीं है। एंड दैट इज वाई इनका यहाँ पे कोई और जगह भी मिल सकता था जो कि हमने उनका नाम नहीं सुना होता या कम प्रोमिनेंट होता। पर यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शन ही ऐसा बनाया गया है कि ये तीन जो है बिल्कुल सिमिलर है बिकॉज दे वर रियली प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर। ये भी प्रोमिनेंट था पर दिस वाज डिफरेंट। ये इन तीनों के मुकाबले ये कम कम थोड़ा पॉपुलर रहा। तो दैट इज वाई दिस इज द डिफरेंट वन इज द ऑप्शन करेक्ट जो होता है, वो ये आंध्र वाला ऑप्शन करेक्ट होता आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 42, विथ रेफरेंस टू एंशियंट इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द कंसेप्ट ऑफ स्तूपा इज बुद्धिस्ट इन ओरिजिन। सो सी हाउ ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सी यहाँ पे अगेन यहाँ पे तीन जो है एंड यहाँ पे बोला गया है, तीन स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। यहाँ पे सी दिस इज एंशियंट। एंशियंट में समटाइम्स इट हैपेंस कि वी हैव टू फोकस अगेन, बिल्कुल सिंपल जो बात बोली गई है कि यहाँ पे अगर आपके पास पहले नॉलेज आपका काम करेगा एंड देन फिर अदरवाइज देन रूल्स विल वर्क। रूल्स विल ओनली वर्क व्हेन यू हैव अ प्रॉपर बेस ऑफ नॉलेज। आपने बहुत सारी चीजें पढ़ रखी हैं, आपका बेस क्लियर है, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, देन ओनली रूल्स विल वर्क। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप रूल्स पढ़ के जाएं और सिर्फ रूल्स के बेसिस पे आप पेपर बना लें, बिकॉज वो सब एडवर्स इफेक्ट करेगा एंड नथिंग एल्स। सी तो फिर और ये जो ऑप्शंस को, जो सबसे एडवर्स ऑप्शन हो रहा है, फर्स्ट यू हैव टू एलिमिनेट इट। पहले नॉलेज अप्लाई करके आपको जितना समझ में आता है आप उतने जाइए। एंड देन अगर नथिंग वर्क्स, इफ नॉलेज इज नॉट वर्किंग, नॉलेज आपका नहीं कुछ समझ में आ रहा है, देन यू गो ऑन रूल्स। एंड इसके दोनों सम ऑफ मेनी ऑफ द टाइम्स ये दोनों साथ में काम करेंगे। सी हाउ इट इज वर्किंग। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्तूपा इज बुद्धिस्ट इन ओरिजिन। सी ओरिजिन यू कैन नॉट ट्रेस ओरिजिन, की क्या पता कोई पिछला सिविलाइजेशन हो जो हमें नहीं पता हो, या फिर कोई बाहर का कोई सिविलाइजेशन हो जो पहले से स्तूपा बना रहा हो। वी डोंट नो रियली कि बुद्धिस्ट ओरिजिन है या नहीं। हमने देखा था कि बुद्धिस्ट में स्तूपा बनाया, जो इस बुद्धिस्ट कल्चर में हमारा स्तूपा बनाया जाता है, पर ओरिजिन तो कहीं नहीं लिखा गया था। सो दिस इज रियली डाउटफुल कि ये नहीं हो सकता, ये चांसेस का बहुत कम है क्योंकि ओरिजिन बोला जा रहा है एंड दिस इज अ स्ट्रेट पेन फैक्ट। और इसमें बिल्कुल क्लेम किया जा रहा है, तो बिल्कुल ये इसका चांसेस बहुत हाई है गलत होने का। दिस इज हाउ यू हैव टू थिंक। फिर देन स्तूपा वाज जनरली अ रेपोजिटरी ऑफ रिलिक्स। इट इज रिटन की ये जनरली एक रेपोजिटरी ऑफ रिलिक्स था। तो इट इज कि पहले रिलिक्स होते थे, उस पे स्तूपा बना दिया जाता था। तो दिस वाज द कि रिलिक्स का रेपोजिटरी होता है स्तूपा। तो दिस इज फाइन, दिस इज करेक्ट। इट सेज स्तूपा वाज अ वोटिव एंड कॉमेमोरेटिव स्ट्रक्चर इन द बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। ठीक है, इट वाज अ वोटिव एंड कॉमेमोरेटिव स्ट्रक्चर। ये बिल्कुल इसमें कुछ क्लेम नहीं किया जा रहा है, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन का था हमें पता था, एंड ये कॉमेमोरेटिव स्ट्रक्चर है, ये भी ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन सही है। और ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ बुद्धा का ये बोला गया कि ओरिजिन ही वहां से किया गया था, ये थोड़ा सा डाउटफुल हो सकता है। देन
दिस विल बी रॉन्ग एंड दीज टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो यहाँ पे आएगा ओनली टू। अब यहाँ पे आप देखिए जबरदस्ती आप रूल्स लगाइएगा, इफ यू से कि 3 स्टेटमेंट है, इसमें हम सिर्फ ऑल 3 या ओनली 1 करके आएँगे, तो फिर यहाँ पे आपका रूल्स नहीं काम करेगा, बिकॉज यहाँ पे आपको नॉलेज, पहले आपको नॉलेज लगाना है फिर आपको रूल्स लगाना है। सो दैट इज इफ यहाँ पे नॉलेज आपका लग जा रहा है तो जबरदस्ती हमें रूल्स नहीं लगाने हैं यहाँ पे। एंड मोर ऑफन की यू सी कि यहाँ पे रूल्स फेल हो जा रहे हैं। सो दिस ऑल्सो मेक्स इट डिफिकल्ट कि एग्जाम हॉल में, आप एग्जाम हॉल कंडीशन में आपको इन सब चीजों पे ध्यान देना होता है, और ये आप तभी कर पाएंगे जब आप प्रॉपर आप क्वेश्चन पेपर्स बनाए हो प्रीवियस ईयर्स के पहले। So next question, moving on, it says with reference to ancient South India, Korkai, Pompuhar and Muchiri were well known as. Now it is capital cities, ports, centers of iron and steel making, shrines of Jain Tirthankars. See, many of the times ancient में क्या पूछा जाता है, something like पहला या तो water related, दूसरा मनी रिलेटेड पैसे से रिलेटेड, इकोनॉमी एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, वी आर टॉकिंग अबाउट मनी, मनी से रिलेटेड अगर कुछ ऑप्शन में दिया हुआ हो, और थर्ड है अगर जैनिज्म बुद्धिज्म कुछ दिया हुआ हो तो उस पे हमें देखना है जैनिज्म बुद्धिज्म। और डी, डी जो है इट इज इटसेल्फ इज डी, यानी कि व्हाट आई एम सेइंग, इसका मतलब क्या है, ये बहुत सारे आई थिंक 1995 के बाद से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं, तो उसमें से मैंने ये डिड्यूस किया है कि अगर आपके पास एंशिएंट क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको ऐसे अगर पूछा जा रहा है कि ये क्या है, एक इन्वर्टेड कॉमर्स में आपको पूछा जा रहा है कि ये एक वर्ड है, इसका क्या मीनिंग होगा, तो जनरली यहाँ पे अगर लेट सपोज 43 में आपको ये देखना है कि यहाँ बोला गया है कोरकाई पोम्पुहर एंड मुचीरी, तो दिस वाज इन न्यूज एंड इट वाज वेरी मच फेमस। तो ये तो आपका पोर्ट सिटीज है एंड इट इज रिलेटेड टू इकोनॉमी एंड वाटर आल्सो, सो इसका बहुत ज्यादा हाई चांसेस सही होने का। कैपिटल सिटीज नहीं थे, कैपिटल आपको बहुत सारे सिटीज के पता है, कैपिटल नहीं है। सेंटर्स ऑफ आयरन स्टील मेकिंग भी ये भी नहीं है, इतना ये नहीं पूछ सकते हैं ये लोग, मतलब इन सेंस ही पूछ सकते हैं पर इस तरह का ट्रेंड नहीं देखा गया है। शाइन्स ऑफ जैन तीर्थंकर ये भी नहीं है, ये पोर्ट्स ही हैं। बिकॉज सी व्हाट आई एम सेइंग, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आई विल शो यू, वेट। सी यहाँ पे आई एम टॉकिंग अबाउट दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जहाँ पे एक इन्वर्टेड कॉमा में एक टर्म दिया गया हो, इन्वर्टेड कॉमा एक टर्म दिया गया है एंड इट इज आस्किंग कि which one of the following explains the practice of vata kirutal as mentioned in the sangam poems। तो if there is a, आपके पास अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स आई एम सेइंग, अगर आपके पास, आप इसी ऑर्डर में बढ़िएगा, अगर वाटर रिलेटेड है तो आप उसको सही करिएगा, अगर मनी रिलेटेड है, अगर वाटर रिलेटेड है तो आप वाटर रिलेटेड चले जाइए, फिर अगर आप मनी रिलेटेड है, मनी के अगर बारे में दिया हुआ है कुछ तो आप उसको उसको टिक टिक लगा दीजिए। आप अगर आपके पास फिर जैनिज्म बुद्धिज्म से रिलेटेड कुछ है तो आप उसको लगा दीजिए टिक। फिर नेक्स्ट, इफ नथिंग इज देयर, अगर तीनों में से तीनों कुछ भी नहीं है, देन गो फॉर ऑप्शन नंबर डी। ऐसे टर्म्स वाले में या तो आपका वाटर रिलेटेड वाला सही होगा, या तो मनी रिलेटेड या जैनिज्म बुद्धिज्म सही होगा, और या ऑप्शन नंबर डी। हेयर ऑल्सो ऑप्शन नंबर डी इज, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम हॉल सिचुएशन में यू डोंट नो, इट इज नियरली कि आपने नहीं पता, आपको नहीं पता होगा, आपने कहीं नहीं पढ़ा, मैंने भी कहीं नहीं पढ़ा था, जब एग्जाम हॉल में मैंने भी देखा तो मुझे समझ में नहीं आया। बट दिस इज हाउ यू हैव टू रिड्यूस, एंड मेरा यहाँ पे ये क्वेश्चन गलत हो गया था क्योंकि मुझे समझ में एक्चुअली यहाँ पे आ नहीं रहा था वहां पे उस समय में। ये मुझे क्वेश्चन ये 2024 के टाइम मुझे समझ में आया कि अच्छा इस तरीके से ये डी ऑप्शंस जो है वो ज्यादा सही होने के चांसेस ज्यादा होते हैं इनमें। तो इट इज इन एग्जाम हॉल कंडीशन में ऑलरेडी आपका इतना प्रेशर बन चुका है कि आप यू आर नॉट गेटिंग कि आप इतने बड़े बड़े क्वेश्चन स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं एंड यू आर नॉट फाइंडिंग कि एग्जैक्टली आपका यहाँ पे ये क्या होने वाला है। सो एग्जाम हॉल कंडीशन में मेरा मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया था, बट देन आई फाउंड आउट कि इसको कैसे सॉल्व करना है, एंड दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। इधर यू गो फॉर वाटर रिलेटेड, इधर यू गो फॉर मनी रिलेटेड, या तो मनी दिया हो या फिर कोई बिल ऑफ एक्सचेंज कुछ लाइक हुंडी पूछा गया था, तो हुंडी उसमें बिल ऑफ एक्सचेंज है, फनम पूछा गया था तो इट इज कॉइन्स। सो दीज आर द थिंग्स, आपको ये मनी वाला जाना है या तो जैनिज्म बुद्धिज्म पे जाना है। पारामितास पूछा गया था, सपोज तो पारामितास में जैनिज्म बुद्धिज्म वाला ऑप्शन दिया हुआ था, ओनली जैनिज्म बुद्धिज्म का दिया हुआ था, बाकी इट वाज समथिंग एल्स रिलेटेड। या ऑप्शन नंबर डी, गो फॉर ऑप्शन नंबर डी, अगर इसका ज्यादा चांसेस है आई थिंक। अगर 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं इस तरीके से, इसमें 6 में डी इज द ऑप्शन विच इज करेक्ट।
सो आपको पर यू हैव टू गो विद दीज ऑल्सो, क्योंकि अगर ये सारे टर्म्स मेंशन किए गए तो आप उस पे चले जाइए। अदरवाइज अगर देखिए जैसे कि यहाँ पे कहीं भी ना जैनिज्म बुद्धिज्म है, ना मनी रिलेटेड है, ना वाटर रिलेटेड है, तो यू हैव टू गो विथ ऑप्शन नंबर डी। सी कंसिडर द फॉलोइंग डायनेस्टीज: होयसाला, Hoysalas, Garhwals, Kakatiyas, and Yadavas. So, how many of the above dynasties established their kingdom in early 8th century AD? So, see again, exam hall में this also becomes really difficult of how to do these things. So, पर यहाँ पे how many of the dynasties established their kingdoms in the early 8th century AD? तो it is asking कि उतना पहले 8th century AD में कौन सी डायनेस्टी इस्टेब्लिश हो गई थी। सो एग्जाम हॉल कंडीशन में इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट कि आपको कैसे पता हो, पर इतना आप ये कर सकते हैं, यू कैन सी कि ये सारे जितने भी जो डायनेस्टी है सम वॉट दे आर कंटेम्प्रेरीज, एंड चांसेस है कि अगर अगर इनमें से कोई एक भी होगा तो सभी होंगे। पर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑल फोर नहीं लिखा है। दे आर सजेस्टिंग कि नन कैन बी द ऑप्शन। यहाँ पे ऑल फोर क्यों नहीं लिखा गया है? यहाँ पे ओनली वन है, ओनली टू, ओनली थ्री, पर ऑल फोर यू कैन। आपको अगर आपने पढ़ा होगा एंशिएंट तो आपको लगेगा कि लेट सपोज कि इनमें से अगर इस्टेब्लिशमेंट का बात हो रहा है तो समवॉट की आपका एक दो सेंचुरी इधर उधर करके ये सब होंगे, कहीं ना कहीं आगे पीछे होंगे कहीं ना कहीं। पर ऑल फोर का ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो देर इज सम चांसेस टू थिंक कि इट मे गो टू नन। बट एग्जाम ऑल कंडीशन में इट इज वेरी डिफिकल्ट। आई हैव लेफ्ट दिस क्वेश्चन, मुझे नहीं पता था इसे कैसे सॉल्व करना है। एंड बट देयर यू कैन गो विथ नन ऑफ द ऑप्शंस। बहुत सारे में सही हो रहे हैं अब आजकल। सो इफ यू आर नोइंग कि आपको पता है कि कौन से ईयर में ये लोग, कौन से सेंचुरी में ये लोग स्टैब्लिश हुए हैं, एंड आपको दो तीन ही भी पता है, तो आपको अगर लग रहा है कि ये कंटेम्प्रेरी, गो फॉर नन, बिकॉज नन वाले ऑप्शन भी सही हो रहे हैं अब। फिर क्वेश्चन 46 says with reference to ancient Indian history consider the following pairs: now literary works and authors। सी ऑथर्स बहुत बहुत बार पूछे गए हैं। सो दिस वाज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये पूछा गया है पहले भी। सो आई न्यू दिस, एंड मुझे बिल्हन का पता था, बिल्हन ने नहीं लिखा है ये, तो मुझे पता था कि वन नहीं होगा। एंड ये बहुत ही आपने नाम पढ़ा होगा बिल्हन के बारे में, तो और बिल्हन और कलहन के बारे में नाम पढ़ा होगा, तो यू नो कि दिस अगर आपका इतना इंपॉर्टेंट वर्क होता तो आपने कहीं तो पढ़ा होता। सो यू नो द फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग, थर्ड वन इज करेक्ट। एंड यहाँ पे क्योंकि मैच वाला है तो फिर आई वुड गो कि थ्री और फोर में अगर तीन और चार स्टेटमेंट्स या फिर ये दिए हुए हैं मैच द फॉलोइंग, इट इज फोर, तो उसमें ओनली टू होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सो इफ यू नो कि एटलीस्ट वन तो सही है और एक गलत है, तो आपके पास दो का ऑप्शन बचता है, तो थ्री तो नहीं होंगे यहाँ पे, तीनों के तीनों सही, चांसेस है कि ओनली टू होगा। So this was key rule worked here. Okay, now moving on ahead. See, it says question number 47. Souls are not only the property of animals and plant life, but also of rocks, running water, and many other natural objects not looked on as living by other religious sects. So now this is important कि कोई ऐसा religion है जो कि कुछ चीजों को अलग तरीके से देख रहे हैं जो कि बाकी religious sects नहीं देख रहे हैं, यानी कि there is some different कोई ऐसा religion होगा। तो कौन सा है? और वैसे भी वी आर सीइंग कि जैनिज्म बुद्धिज्म पे वी हैव टू ऑलवेज बी अ लिटिल बिट बायस्ड, क्योंकि यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक्स है जैनिज्म बुद्धिज्म। so there is both Jainism and Buddhism। तो we know that कि बुद्धिज्म का ऐसा नहीं फिलॉसफी था, ये जो फिलॉसफी बता रहे हैं कि एवरीथिंग, हर एक चीज के पास सोल होती है, तो दे हैव दिस Jainism इज द प्रोपोनेंट ऑफ सच बिलीव्स। एंड ये बहुत क्लियर है, द अबव स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स वन ऑफ द कोर बिलीफ बोला जा रहा है। तो ऐसा कौन सा रिलीजन है जो जो हर एक चीज पे मानते हैं कि ये सब सब हर एक चीज की लाइफ होती है, एंड एंड सोल होते हैं, एंड हर एक चीज को, दैट इज वाई दे आर ऑल्सो नॉट वेरी मच प्रोमोटिव कि वो फार्मिंग पे भी नहीं करते, बिकॉज दे हैव सर्टेन काइंड ऑफ बिलीव कि सोल होते हैं सब चीजों में। सो दिस इज एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलीजियस सेक्ट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। सी एंशिएंट इंडिया का ये बात हो रहा जा रहा है, तो ऐसे भी जैनिज्म बुद्धिज्म पे यू हैव टू फोकस मोर। एंड जैनिज्म का ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, पर एग्जाम हॉल में लिटिल बिट डिफिकल्ट हो जाता है, पर इट इज फाइन कि उतना भी डिफिकल्ट नहीं था, इट वाज कंपैरेटिवली इजियर देन बाकी जो क्वेश्चन इसी पेज में दिए गए हैं। Okay, 48. Who among the following rulers of Vijayanagar Empire constructed a large dam across Tungabhadra River and a canal cum aqueduct several kilometers long? See, it is ये बस क्वेश्चन बड़ा करने के लिए दिया गया है, and this विजयनगर एम्पायर also is a favorite topic of UPSC। तो ये सारे टॉपिक्स आप बिल्कुल रेडी करके जाइए।
एंड इसमें क्या दिया हुआ है, जैसे देवराय वन, मल्लिकार्जुन एंड वीर विजय एंड विरूपाक्षा। बिल्कुल आप विजय देवराय पे चले जाइए, दिस वाज की वेरी प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस। एंड इतना सारा जो भी काम किया गया है डेवलपमेंट वगैरह का, वो उन्हीं के द्वारा कराया गया था। एंड दैट इज व्हाई ही बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ विजयनगर एम्पायर। ऑल्सो विजयनगर एम्पायर बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स। So question number 49. How many of the following rulers of medieval Gujarat surrendered due to Portuguese? So this is very this is a supreme example कि ऐसे questions छोड़ देने होते हैं. See, I am telling this because this is very difficult to find out कि medieval Gujarat में who surrendered due to, unless and until you don't know exactly, you cannot guess here. आपको नहीं, बहुत बहुत कम chances you will get कि क्या करना है. And यहाँ पे कुछ भी कोई भी रूल काम नहीं कर रहा है. देयर इज नथिंग विच यू कैन डू दिस. यू हैव टू जस्ट लीव दिस क्वेश्चन. दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैव टू बी लेफ्ट. 100 के 100 इफ यू नो, अगर आपको 100 के 100 क्वेश्चन पता चल रहे हैं तो आप उसे करिए. पर अदरवाइज देयर आर फ्यू क्वेश्चंस लाइक 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चंस आप छोड़ सकते हैं. इट इज फाइन कि आपको नहीं पता चल रहा है. नेगेटिव में जाने से, कंप्लीटली ब्लाइंड गेस लगाने से बेहतर है कि इसे छोड़ दें इस तरह क्वेश्चंस को. I'd also left this question, and majority of the times मैंने भी I think 95 96 क्वेश्चन 97 क्वेश्चंस बनाए हैं. तो 3-4 क्वेश्चंस we have to leave because बिल्कुल ही ब्लाइंड गेस हो जाता है वहां पे. आप जितना भी गेस करके जाइए, आप लाइक 97 एट मैक्स या फिर 95 96 उतना ही आप एट मैक्स लेकर के जाते हैं क्वेश्चंस को. अदरवाइज we don't know some of the questions, and that is the fact कि यूपीएससी ने बहुत बच्चे वाला क्वेश्चन पेपर नहीं सेट किया था. दिस was really difficult one. Then फिर क्वेश्चन नंबर 50. By which one of the following acts was the Governor General of Bengal designated as the Governor General of India? So this is ये तो डायरेक्टली पूछा गया था पॉलिटी से. एंड वी नो कि चार्टर एक्ट ऑफ 1793 और चार्टर एक्ट ऑफ 1833 दो बार मेंशन किया गया है ऑल्सो. सो दे वांट कि आप दोनों में से कोई एक चीज चुन करके इसमें आप करेक्ट ऑप्शन डाल दीजिए. एंड ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड थोड़ा क्वेश्चन था, एंड वी नो कि ये सही आंसर है. सो सी हाउ दे आर प्लेसिंग द क्वेश्चंस कि एक पेज में जो आपको ये नहीं पता है, आपको ये नहीं पता है, यू ऑल्सो हैव नो आइडिया अबाउट दीज थिंग्स. यहाँ पे आपको एक एक पैराग्राफ वाला क्वेश्चन दे देता है जो कि जिसका सिंपल आंसर होता, वहाँ पे आपको बड़ा पैराग्राफ दे दे रहे हैं. देन यहाँ पे आपका नाम चेंज कर दे रहे हैं, कृष्ण देवराय, देर मेंशनिंग देवराय वन. देन यहाँ पे आपको यू हैव नो आइडिया, एंड यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो आप पढ़े हुए हैं वो क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट में प्लेस कर रहे हैं. दिस इज हाउ दे आर क्रिएटिंग द प्रेशर. दिस इज हाउ वी टेंड टू लूज आवर मार्क्स कि ये हम छोड़ सकते हैं, ये हम गलत मार्क कर देंगे, और वी लीव इट. कितना बड़ा क्वेश्चन है पता नहीं, टाइम वेस्ट हो जाएगा. है या हम लोग अगर ध्यान नहीं दे तो गलत गलत को मार्क कर सकते हैं. क्वेश्चन भी बहुत बड़ा कर दिया जा रहा है. फिर यहाँ पे इट इज वेरी मच हाई चांसेस कि हम लोग कंफ्यूज हो. तो दिस इज हाउ द क्वेश्चन वाज डिफिकल्ट. अब हम हर एक क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस कर रहे हैं. वी हैव अ लिटिल बिट ऑफ इनसाइड बायस एंड वी नो द आंसर्स. देन वी आर फ्रेमिंग कि ये होना चाहिए था, इस तरीके की चीजें होनी चाहिए थे. एग्जाम हॉल में देयर इज अ वेरी डिफरेंट सिनेरियो, एंड दैट इज वाई हमें प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है कि हाउ यूपीएससी एक्चुअली इज बेसिकली, वो हमारे नर्व्स के साथ दे आर experimenting कि how we can patiently think about the questions and patiently answer. दिस इज एन एग्जाम कि आपको आपको हर तरीके से टेस्ट किया जाता है. आप कब अपना पेशेंस खोते हैं वहां पे, एंड यू टेंड टू लाइक आप गलत मार्क करना शुरू कर देते हैं. सो ये आपको बिल्कुल आपको नेगेटिव लेकर के जाएगा. सो नो नीड ऑफ पैनिकिंग देयर. इट इज फाइन. देर विल बी वेरी मच ऐसा क्वेश्चंस होगा कि वी विल नॉट बी नोइंग दीज क्वेश्चंस, पर वी हैव टू एंड दिस क्वेश्चन, ये जो पूरा क्वेश्चन पेपर है, टू एंड इन अ पॉजिटिव नोट. हमें लास्ट क्वेश्चन तक बिल्कुल ध्यान से हर चीजों को पढ़ना है. क्वेश्चन 51. सी इट इज ऑल्सो सिंपल क्वेश्चन, पर इसका साइज जो है ना, सी बहुत सारे स्टेटमेंट्स पढ़ने होते हैं. एक क्वेश्चन का मतलब सिर्फ एक वर्ड अगर होता है या फिर एक स्टेटमेंट होता तो वो कितना छोटा हो जाता. पर द क्वेश्चन का जो लेंथ बढ़ जाता है, दिस इज व्हाट इट मेक्स इट डिफिकल्ट. सो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिलेशन टू जननी सुरक्षा योजना. यहाँ 4 स्टेटमेंट्स हैं. एंड अगर बीइंग रूल बायस्ड, अगर हम रूल से थोड़ा बायस्ड रहेंगे तो हमें पहले नॉलेज लगा लेना है, एंड फिर हम रूल में देखेंगे तो अगर 4 स्टेटमेंट है तो 2 होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि स्टेटमेंट में इवन इवन नंबर जो ऑप्शंस होते हैं वो सही होते हैं. एंड जनरली ये क्योंकि सोशल का क्वेश्चन है, एंड दिस इज नॉट ऑफ पॉलिटी, दिस इज नॉट ऑफ एंशियंट, और दिस इज नॉट ऑफ इकोनॉमी. तो अब यहाँ पे रूल्स काम ठीक से करते हैं यहाँ पे.
तो यहाँ बोला गया जननी सुरक्षा योजना में इट इज अ सेफ मदरहुड इंटरवेंशन। ठीक है, सेफ भी है, मदरहुड मदरहुड भी इंटरवेंशन भी है ऑफ द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट्स। सो इज इट ऑफ अ स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट्स? ये नेशनल लेवल पे है ये प्रोग्राम। देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ डाउट कि ये शायद गलत हो सकता है। मूविंग ऑन अहेड, सी इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस, इट्स ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव बोला जा रहा है, इज टू रिड्यूस मैटरनल एंड न्यूनेटल मोर्टालिटी अमंग पुअर प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है, रिड्यूस करना मैटरनल और न्यूनेटल मोर्टालिटी, रिड्यूस करना है, ठीक है, बिल्कुल सही बात बोला जा रहा है। फिर थर्ड है, इट एम्स टू प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अमंग पुअर प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है, ये भी बात ठीक बोला जा रहा है, यानी कि जो 2 और 3 है वो डेफिनेटली, इसमें कोई गलती नहीं है, कोई ट्रैप नहीं है, इट इज वेरी मच क्लियर कि दीज टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। Now question number 4, now statement 4 says its objective includes providing public health facilities. Its objective, इसका जो objective है, includes providing public health facilities to sick infants up to 1 year of age. सी, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे डाउटफुल लग रहा है कि सिक इन्फेंट्स अप टू जस्ट 1 year ऑफ एज, क्यों, उसके बाद क्या करेंगे, छोड़ देंगे? अगर 1 year ऑफ एज के बाद अगर बीमारी अगर कुछ हो जा रही है तो वहां पे भी तो आपका लाइक चांसेस है कि चाइल्डहुड जो है, वो जो चाइल्ड है दे विल सफर फ्रॉम सम डिजीज और समथिंग एल्स। तो फैसिलिटीज और वो भी फ्री प्रोवाइडिंग, या फिर देर इज नो स्पेसिफिक कि क्या करना है कैसे करना है, वहां पे कुछ स्पेसिफिक नहीं है, इट्स जस्ट कि पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज टू सिक इन्फेंट्स अप टू 1 year ऑफ एज। सिक भी बोला जा रहा है सिर्फ 1 year, नहीं हुआ 1 year में ठीक। फिर देर इज लिटिल बिट ऑफ डाउट कि ये तो थोड़ा सा मुझे डाउटफुल लग रहा है, पर ये दोनों तो बिल्कुल सही है, तो 2 आर करेक्ट। एंड दिस वाज, ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है कि ये नहीं होना चाहिए ऐसे, और स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट्स भी डाउटफुल लग रहा है। सो इफ इफ वी हैव टू गो स्टिल, तो ऑल फोर तो नहीं होगा यहाँ पे, एंड ओनली वन भी नहीं होगा यहाँ पे, बिकॉज 2 आर डेफिनेटली करेक्ट। सो यू हैव टू गो विथ ओनली 2। So these two statements are correct and these two statements are wrong. Consider the following statements in the context of intervention being undertaken under अनिमय मुक्त भारत स्ट्रैटेजी। सी, यहाँ पे जो जो स्कीम्स वाले क्वेश्चन है ना, स्कीम्स वाले क्वेश्चन में दे टेंड टू आस्क सच इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि आपको क्या आता है, आपने जो पढ़ा है अनिमय मुक्त भारत के बारे में, आपको इसके बारे में क्या सही से इंफॉर्मेशन पता है या नहीं। सी, इट प्रोवाइड्स prophylactic calcium supplements to preschool children, adolescents and pregnant women. कैल्शियम, एनीमिया तो आयरन से होती है, दिस इज रॉन्ग। सी, यहाँ पे स्टेटमेंट्स वाला है, यहाँ पे रूल हमारा काम नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ओनली 3 दिया हुआ है, पर यहाँ पे इफ वी से 4 स्टेटमेंट्स है, यहाँ पे रूल काम करना चाहिए था, पर यहाँ पे रूल काम नहीं किया है। कैसे देखते हैं, पहले तो ये तो गलत है। इट रन्स कैंपेन फॉर डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, ठीक है। It provides of periodic deworming to children and adolescents. I don't know this, but it addresses non-nutritional causes of anemia. ठीक है, कोई भी cause है, बस cause होना anemia का, in endemic pockets with special focus on malaria, hemoglobin globinopathies and fluorosis. तो उनको एनीमिया मुक्त करना है, तो ये तो होगा ही, ये नहीं कि ये भी सही है एंड ये भी सही है। ये हमें डाउटफुल लग रहा है। पर व्हाट इट सेज कि ऐसा अगर क्वेश्चन हो जहाँ पे आपको पता है कि आपको एनीमिया भारत के बारे में पता है, एंड दे आर आस्किंग, सी उनको ये जानना है कि आपको ये पता है या नहीं, आपको कैल्शियम और आयरन वाला जो डिफरेंस है वो पता है या नहीं, रादर देन आपको ये पता है या नहीं। दे आर नॉट कंसर्न कि यू नो दिस और नॉट, दे आर कंसर्न कि यू नो दिस और नॉट। कैल्शियम की जगह आयरन होना चाहिए था यहाँ पे। सो दिस इज व्हाट दे आर टेस्टिंग। तो आपको ये तो डेफिनेटली गलत करना है, आप ये इसको छोड़ भी दे रहे हैं, गलत कर दे सही कर दे रहे हैं, यहाँ पे आपका नॉलेज आपका नहीं काम करेगा। पर यहाँ पे आपको ये देखना है कि आपको ये तो डेफिनेटली गलत मार्क करके आना है। ये बहुत कम चांसेस है कि वील गो फॉर इट। पर यहाँ पे इट प्रोवाइड्स फॉर पीरियोडिक डीवर्मिंग, इट इज अ जनरल स्टेटमेंट। यहाँ पे कुछ वैसा नहीं है कि बिल्कुल 1 साल में दिया जा रहा है, 2 साल में दिया जा रहा है, कोई ऐसे बिल्कुल हार्ड फैक्ट नहीं है, यू विल सी। तो इफ अगर जाना हो तो ये तीनों के साथ आप जाइए, क्योंकि यहाँ पे जो स्टेटमेंट में आपको डाउट भी है, अगर मुझे डाउट होता है जिस स्टेटमेंट में, तो वी आर सीइंग कि यहाँ पे बस बोला जा रहा है पीरियोडिक डीवॉर्मिंग बोल रहा है। तो एनीमिया मुक्त भारत स्टार्टेड, देयर माइट बी सम रिलेशन विद डीवॉर्मिंग एंड एनीमिया, देयर माइट बी, इट इज नॉट, आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ बिल्कुल एग्जाम हॉल में आपको पता ही होगा, पर इट इज एक एक सिंपल स्टेटमेंट है, तो यू शुड गो फॉर इट।
तो यहाँ पे जो 3 स्टेटमेंट्स ये सही हो जाते हैं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन 53 सेज कार्बन फाइबर्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कंपोनेंट्स यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड एयरक्राफ्ट्स। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। कार्बन फाइबर्स वंस यूज कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। देखिए कैन नॉट ही बिल्कुल एक्सट्रीम स्टेटमेंट बोला जा रहा है, इसे आप बिल्कुल काट दीजिए तो आंसर ओनली वन हो जाता है। फिर कंसिडर द फॉलोइंग एक्शंस। पहला है डिटेक्शन ऑफ कार क्रैश कोलिजन which results in the deployment of airbags almost instantaneously. Okay, it is asking in how many of the above actions is function of accelerometer required. तो किसी भी चीज का एक्सेलरेशन हमें मेजर करना है किसी काम करने के लिए, तो उस मेजरमेंट वाले इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं एक्सेलरोमीटर। एंड इट इज यूज का फंक्शन पूछा जाए तो फंक्शन जनरली सब होते हैं, पर लेट्स रीड कि अब तो यूपीएससी इज चेंजिंग सम ऑफ द पैटर्न्स। So let's read. It is asking detection of car crash collision which results in the deployment of airbags almost instantaneously. तो यहाँ बोला जा रहा है एक्सेलरोमीटर चाहिए। हाँ बिल्कुल, हमें एक्सेलरेशन चेक करना होगा, बहुत अगर स्पीड से कार जा रही है तो हमें एयरबैग ओपन होना चाहिए, तो ठीक है, इट इज करेक्ट। यहाँ पे है डिटेक्शन ऑफ एक्सीडेंटल फ्री फॉल ऑफ अ लैपटॉप टुवर्ड्स द ग्राउंड विच रिजल्ट्स इन इमीडिएट टर्निंग ऑफ द हार्ड ड्राइव। ठीक है, हमें यहाँ पे एक्सेलरोमीटर चाहिए ताकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो उसको कैलकुलेट किया जा सके तुरंत, ताकि हमारा जो लैपटॉप अगर गिर रहा है तो वो तुरंत हार्ड ड्राइव को ऑफ कर दे। थर्ड है डिटेक्शन ऑफ द टिल्ट ऑफ द स्मार्टफोन विच रिजल्ट्स इन द रोटेशन ऑफ डिस्प्ले बिटवीन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप मोड। तो हाँ, हमारे जो फोन में होता है उसमें भी एक्सेलरोमीटर लगा रहता है, ताकि जैसे हम फोन को टिल्ट करें तो हमारा पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड पे स्विच होता रहे। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो तीनों ही सिंपल स्टेटमेंट्स हैं, कुछ भी इसमें ट्रैप नहीं है। वी आर नॉट यहाँ पे इमीडिएट पे डोंट फोकस कि यहाँ पे इमीडिएट दिया हुआ है, इंस्टेंटेनियसली दिया हुआ है, ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली। देखिए मेन बात ये नहीं बोला गया है, मेन बात यहाँ डिटेक्शन बोला गया है। तो यू हैव टू फोकस कि यहाँ पे मेन बात क्या बोला जा रहा है, आप ये सारे वर्ड्स पे मत फंसिए। सो दिस इज तीनों स्टेटमेंट जो है वो तीनों तीनों सही है, एंड आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 55। इट सेज It says with reference to the role of biofilters in recirculating aquaculture system, consider the following statements. So be very aware कि हम बोला जा रहा है रोल। देखिए पहले रोल होता था, हम सब मार करके आते थे तो सही होता था। यहाँ पे देखिए there is something called the change in pattern. How? Recirculating aquaculture system बोला है कि biofilters provide waste treatment by removing uneaten fish feed. कोई फिल्टर है, लेट सपोज कोई चीज का फिल्टर है, तो इसमें क्या होगा? अगर चाय चाय वी आर फिल्टरिंग टी लेट सपोज, तो इसमें क्या होगा कि जितना भी क्वांटिटी है टोटल टी का, उसमें से जितना भी जो चाय की पत्ती होती है वो अलग हो जाएगी, एंड लिक्विड टी जो है वो अलग हो जाएगा। देयर इज सब्ट्रैक्शन ऑफ समथिंग। तो यहाँ बोला बायोफिल्टर्स प्रोवाइड वेस्ट ट्रीटमेंट बाय रिमूविंग, सी इंपॉर्टेंट वर्ड है रिमूविंग अनईटन फिश फीड। ठीक है, बायोफिल्टर है, फिल्टर है कोई भी फिल्टर, तो यहाँ पे फिल्टर है, ठीक है, तो फिल्टर कर ले रहा है, ठीक है, यानी कि समथिंग इज बीइंग रिमूव्ड, दिस इज माइनस। यहाँ बोला बायोफिल्टर्स कन्वर्ट अमोनिया प्रेजेंट इन फिश वेस्ट टू नाइट्रेट। अब क्योंकि वो बायो है, अब फिल्टर का यहाँ काम हो गया बायो है, तो यहाँ पे अगर बायो है यानी कि कोई चीज से कुछ रिएक्ट कर रहा होगा। मान लीजिए बायो फिल्टर में यहाँ पे आपको कोई चीज दे दिया गया है, और यहाँ पे कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म के साथ या फिर कोई जो जो मटेरियल से यूज किया गया है बायो फिल्टर में, वो मटेरियल ही कोई चीज को रिएक्ट करके किसी चीज को कन्वर्ट कर दे रहा होगा। तो यानी कि इक्वल टू ही साइन, यानी कि जितना कंटेंट है उतने ही कंटेंट को कन्वर्ट करके दे दे रहा है। सो ठीक है, ठीक है, जितना कंटेंट अगर 100 ml था कोई भी चीज, तो 100 ml में आप ये यहाँ पे फिल्टर करके मान लीजिए फर्स्ट में 90 ml कर दे रहा है। ठीक है, तो दिस इज हो सकता है, ठीक है, फिल्टर करके कम कर दे रहा है। यहाँ बोला फिल्टर करके कन्वर्ट कर दे रहा है, तो ठीक है, यानी कि क्वांटिटी 100 ml का 100 ml ही रहा, तो ठीक है, दिस कैन ऑल्सो हैपन। नाउ थर्ड स्टेटमेंट यू सी, यहाँ बोला जा रहा है बायोफिल्टर्स इंक्रीज फॉस्फोरस एज न्यूट्रिएंट फॉर फिश इन वाटर। इंक्रीज कैसे करेगा कोई फिल्टर? थिंक, बायोफिल्टर जो है वो इंक्रीज कैसे करेगा कोई भी चीज का न्यूट्रिएंट, और भी न्यूट्रिएंट फॉर द फिश। इंक्रीज करने के लिए कोई सोर्स भी तो होना चाहिए। इट कैन एट मैक्स इट कैन रिड्यूस, एंड एट मैक्स ये अपना क्वांटिटी सेम टू सेम रख सकता है, कन्वर्ट कर सकता है, इंक्रीज तो नहीं कर सकता है। यहाँ पे भी अगर अगर नाइट्रेट का मात्रा इंक्रीज कर रहा है तो अमोनिया से कन्वर्ट कर इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे तो कुछ वैसा नहीं बताया गया है। यहाँ बस बोला गया कि बायोफिल्टर्स इंक्रीज कर देते हैं फॉस्फोरस का न्यूट्रिएंट, phosphorus as a nutrient in fish in water, तो it is not possible, it might be wrong, and it is actually wrong। यही यही वाला जो ऑप्शन है ये गलत है।
So only 2 is the correct one. So see, you have to first apply your knowledge and then you have to go for your rules. फर्स्ट आप नॉलेज लगाइए, दिमाग लगाइए, हर एक चीज को बिल्कुल ध्यान से पढ़िए एंड उसके बाद आप आगे बढ़िए. फिर यहाँ पे इट इज कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑब्जेक्शन स्पेस, तो ये तो बहुत ज्यादा न्यूज में था. ये वाला इट इज की ये नहीं सुना होगा. नेबुला तो हमने सुना था, पल्सर्स भी हमने सुना था. यहाँ बोला गया हाउ मेनी ऑफ द पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड. सो यहाँ पे करेक्टली मैच वाला है, पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिस इज वन ऑफ द प्लेसेस जहाँ पे आपका जो करेक्टली जो मैच वाला है वहां पे आपका यहाँ पे रूल नहीं काम कर रहा है. सी नॉट बीइंग बायस्ड, देयर आर मेनी टाइम्स जहाँ पे रूल काम नहीं करते हैं क्योंकि वहां पे आपका बेसिक जो नॉलेज है वो ज्यादा काम कर जाता है. देखिए कैसे जो नेबुला होता है, नेबुला स्टार्स, दिस इज नॉट नेबुला, इज नॉट स्टार्स, दिस इज ये वाला होगा. सो टू, ये अगर ये इंटरचेंज किया गया है, अगर ये नेबुला का यहाँ पे दिया हुआ है यानी कि ये डेफिनेटली ये इसका कुछ और होगा डेफिनेशन. पल्सर्स आर इंडीड न्यूट्रॉन स्टार्स दैट फॉर्म्ड व्हेन मैसिव स्टार. ठीक है, ये तो सही है. अगर ये इंटरचेंज कर दिया गया है यानी कि ये तो गलत होगा, तो ये दोनों ही दोनों गलत है, ये दोनों ही गलत है एंड दिस इज करेक्ट. ये सिंपल था. Then question number 57. Which of the following countries has its own satellite navigation system? It is all simple. Japan has its own satellite system. It is QZSS. Its name is QZSS, something like this. ओके, क्वेश्चन नंबर 58. सी इट इज ऑल्सो वेरी सिंपल. यहाँ पे कैसे, यहाँ पे आपका रूल अच्छे से काम करता है. सी बैलिस्टिक मिसाइल्स आर जेट प्रोपेल्ड एट सबसोनिक स्पीड थ्रू आउट देयर फ्लाइट्स वाइल क्रूज मिसाइल्स आर रॉकेट पावर्ड ओनली इन द इनिशियल फेज. यहाँ पे दो चीज आउट करने के लिए यहाँ बोलता है कि बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो होता है एंड जो क्रूज मिसाइल है वो नहीं होता है. देयर इज समथिंग इस तरीके का. तो हमने देखा था कि इस तरह का स्टेटमेंट जनरली रॉन्ग होते हैं, पर ऑल्सो यहाँ पे लिखा हुआ है वाइल क्रूज मिसाइल्स आर रॉकेट पावर्ड ओनली. ओनली, अगेन दिस इज रॉन्ग. Here it says Agni 5 is a medium range supersonic cruise missile, while BrahMos is a solid fuel intercontinental ballistic missile. यहाँ पे अगेन यहाँ बोला जा रहा है एक चीज जो है वो सुपरसोनिक है while दूसरी चीज नहीं है, यानी कि एक चीज जो है वो है एंड दूसरी चीज जो है वो नहीं है. सो और यहाँ पे क्या है देखिए, जैसे अग्नि 5 जो है, यहाँ जो 5 है ना ये मेंशन किया गया है इसका डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है. अगर 5 है यानी कि 5000 किलोमीटर इट कैन ट्रैवल. अगर अग्नि 4 है तो 4000 किलोमीटर इट कैन ट्रैवल. तो अगर ये मीडियम रेंज तो नहीं है, ये तो इंटरकॉन्टिनेंटल हो जाएगा. सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग. एंड ब्रह्मोस का आई थिंक सो 290 और 300 समथिंग इट इज लाइक दिस. तो इसका रेंज जो है तो सॉलिड इंटरकॉन्टिनेंटल ये नहीं है, इसको स्वैप कर दिया गया है. इसका डेफिनेशन ब्रह्मोस में दे दिया गया है और ब्रह्मोस का डेफिनेशन यहाँ दे दिया गया है. सो दिस ऑल्सो स्वैपिंग हैपन समटाइम्स, तो यू हैव टू बी वेरी मच ध्यान से आप पढ़िए अगर स्वैप तो नहीं कर दिया गया है. ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ क्वेश्चंस. कैसे क्वेश्चंस में ट्रैप्स लगाए जाते हैं. सो नीदर ऑफ द इज 1 and 2 आंसर. फिर क्वेश्चन नंबर 59. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मर्क्यूरी पॉल्यूशन. मर्क्यूरी पॉल्यूशन, ये पॉल्यूशन वाले जिनमें क्वेश्चंस होते थे, अगर हम लोग जो एक्टिव सोर्सेज हैं उसमें अगर हमें जाना, अगर सोर्सेज पूछा जाएगा तो वी हैव टू गो फॉर द एक्टिव सोर्स. यहाँ तो पहला क्वेश्चन बोला, पहला स्टेटमेंट है गोल्ड माइनिंग एक्टिविटीज इज सोर्स ऑफ मर्क्यूरी पोल्यूशन इन द वर्ल्ड. सो नॉट नोइंग पर्टिकुलरली कि होता होगा या नहीं होता होगा, वी डोंट नो, बट दिस इज लेट्स सपोज इट इज डाउटफुल. इट कैन हैपन कि हो सकता है, ठीक है, मर्क्यूरी जो गोल्ड माइनिंग में होता होगा मर्क्यूरी यूज पोल्यूशन होता होगा उससे, कोई बात नहीं, हो सकता है. नेक्स्ट इज कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स कॉज मर्क्यूरी पोल्यूशन. ये तो चांसेस है, कोल से बहुत सारी चीजें वो निकलती हैं कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से, तो इट माइट हैपन कि मर्क्यूरी पोल्यूशन होता होगा. थर्ड इज देयर इज नो नोन सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर टू मर्क्यूरी. देखिए नो नोन तो नहीं है बिल्कुल भी, ऐसा तो नहीं है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट ही गलत है. तो ऑल थ्री तो नहीं होगा, और इसमें एक सही है तो ये भी नहीं होगा. एंड दीज टू आर फाइन,
यहाँ पे एक माइनिंग एक्टिविटी बोला जा रहा है। यहाँ पे अगर हमें डाउट करना है, अगर हमें दोनों में से एक में जाना है, तो वील अगेन कंसिडर कि गोल्ड माइनिंग एक्टिविटी इज अ सोर्स, इज अ बोला है। देखिए यहाँ पे अगेन वी कैन सी कि यहाँ पे अ सोर्स बोला है। कितना बोला है, ज्यादा बोला है, कम बोला है, इट इज नॉट कि, बट मर्क्यूरी पोल्यूशन तो होता है उससे। कितना भी होता होगा, अगल बगल होता होगा, ज्यादा बड़े एरिया में होता होगा, इट इज नॉट मेंशन, इट इज जस्ट सेड कि गोल्ड माइनिंग एक्टिविटी इज अ सोर्स ऑफ मर्क्यूरी पोल्यूशन। तो हम देख रहे हैं कि ये थोड़ा प्लेन स्टेटमेंट है, एंड कुछ एडवर्स फैक्ट्स और एक्सट्रीम वर्ड्स नहीं यूज किए गए हैं, तो दिस हैज अ चांस ऑफ बीइंग करेक्ट, विल गो फॉर ओनली 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 60, इट सेज सी। क्वेश्चन नंबर 60, with reference to green hydrogen बहुत न्यूज में था, तो you have to read about it. Green hydrogen consider the following statements. First, it can be used directly. देखिए यहाँ पे can be बोला जा रहा है, can be, it can be used directly as a fuel for internal combustion. तो अगर आपने कहीं पढ़ा होगा कि it cannot be used directly, अभी वाले जो मान लीजिए अभी वाला जो इंजन है उसमें नहीं यूज किया जा सकता है, तो वो हो सकता है, पर यहाँ बोला कैन बी, यानी कि अगर अभी लेट सपोज कि कोई ऐसा टेक्नोलॉजी से हम ऐसा बना ले इंजन जिसमें वो इंटरनल कंबशन में डायरेक्टली ही फ्यूल जैसा यूज किया जा सके, तो इट कैन हैपन। तो कैन तो कुछ भी हो सकता है, तो ये सही है। फिर नेक्स्ट है इट कैन बी ब्लेंडेड विथ नेचुरल गैस एंड यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर हीट और पावर जनरेशन। तो कैन बी, ऑल्सो इट कैन बी। कोई टेक्नोलॉजी अभी हो या नहीं हो, वो ये नहीं पूछ रहा है, इट इज आस्किंग कि इट कैन बी और कैन नॉट बी। सो इट कैन बी, क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी कभी भी आ सकती है, तो यू कैन से कि या इट कैन बी यूज्ड एज अ, व्हाई इट कैन नॉट बी यूज्ड। थर्ड है इट कैन बी यूज्ड इन द हाइड्रोजन फ्यूल सेल टू रन व्हीकल्स। यस इट कैन बी, यहाँ पे बोला जा रहा है। ऑप्शन 3, ऑल 3 आर करेक्ट। ठीक है, इट्स ओके। सो ऑल 3 वी कैन सी कि यहाँ पे अगर कैन बी वाला हो तो कैन बी में हो सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस होता है कैन बी वाले सही होते हैं। ओके, दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू।